बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमएससी मैथ वाइवा और एमफिल मैथ रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए हम ग्रुप थ्योरी का क्विक रिव्यू कर रहे थे, जिसका पार्ट 1 हमने पहले डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इसमें हम 6 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उनमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास परमुटेशन क्या होती है, फिर हम देखेंगे कि परमुटेशन ग्रुप या सिमेट्री ग्रुप हमारे पास क्या होता है। देन हम देखेंगे कि साइक्लिक परमुटेशन क्या होती है हमारे पास, इवन परमुटेशन, ऑड परमुटेशन क्या होती है हमारे पास। फिर हम देखेंगे कि अल्टरनेटिंग ग्रुप क्या होता है, इसका ऑर्डर कितना हमारे पास होता है, इसमें किस तरह के एलिमेंट होते हैं। नंबर 4 पे हम देखेंगे कि हमारे पास डाइहेड्रल ग्रुप क्या है और ये किस तरह बनता है, और D1, D2, D3, D4 और D5 ये किन शेप्स का डाइहेड्रल ग्रुप है, इन शेप्स का डाइहेड्रल ग्रुप किस तरह का बनता है और उसमें किस तरह के एलिमेंट होते हैं। नंबर 5 पे हम देखेंगे कि होमोमॉर्फिज्म क्या होती है, इसकी एग्जांपल करेंगे, इसकी टाइप्स करेंगे, उनकी एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है और एमसीक्यूज़ इससे रिलेटेड हम सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड हम 10 एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, जो कि इंटरव्यू में वाइवा में बार बार पूछी जाती हैं। वीडियो में जाने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक भी करना है और आगे दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अब हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास परमुटेशन होती क्या है। ठीक है, लेट एस बी अ नॉन एम्पटी सेट। एस हमारे पास कोई भी एक नॉन एम्पटी सेट है। देन बाइजेक्टिव मैप पी फ्रॉम एस टू एस इज कॉल्ड परमुटेशन। एक बाइजेक्टिव मैप को हम क्या बोलते हैं, परमुटेशन कहते हैं। मतलब हमारे पास कोई भी एक सेट एस है, हमने एक मैप लेना है पी एस टू एस। ये मैप हमने बाइजेक्टिव लेना है और इस बाइजेक्टिव मैप को हम क्या बोलेंगे, परमुटेशन बोलेंगे। आपसे कोई भी पूछ ले कि परमुटेशन क्या है, तो आपने सिंपली ये बोलना है कि हम एक सेट एस लेते हैं, एक मैप लेते हैं पी फ्रॉम एस टू एस, वो बाइजेक्टिव मैप होता है और उस बाइजेक्टिव मैप को परमुटेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक ये सेट लिया एस, इसमें दो एलिमेंट थे 1 और 2। ठीक है, अब मैंने एक पी मैप लिया एस से एस के ऊपर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एस से एस के ऊपर एक पहला मैप लिया, इसको मैंने P1 से डिनोट कर दिया, और ये मैंने बाइजेक्टिव मैप लेना है। ये बाइजेक्टिव मैप इस तरह था कि 1 1 पे मैप कर रहा है 2 2 पे, और हम देख सकते हैं कि ये एक बाइजेक्टिव मैप है। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 1 1 पे मैप कर रहा है और 2 2 पे मैप कर रहा है। इसी तरह मैंने एक और मैप लिया एस से एस के ऊपर, इसको मैंने P2 से डिनोट कर दिया, और ये भी बाइजेक्टिव था, ये 1 2 पे मैप कर रहा है और 2 1 पे मैप कर रहा है। ये भी मेरे पास एक क्या था, बाइजेक्टिव मैप था। 1 2 पे मैप कर रहा है और 2 किस पे मैप कर रहा है, 1 पे मैप कर रहा है। ये भी मेरे पास एक बाइजेक्टिव मैप था। तो जब मेरे पास एक सेट के अंदर दो एलिमेंट थे तो पॉसिबल दो ही बाइजेक्टिव मैप मुझे मिले। ठीक है, मतलब दो एलिमेंट थे तो दो का फैक्टोरियल कितना होता है, 2, तो मुझे सिर्फ दो मैप मिलेंगे। अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक आपके पास सेट एस है और उस सेट की जो कार्डिनैलिटी है वो कितनी है, 3 है, सेट एस है, इसकी कार्डिनैलिटी 3 है, तो बताएं कितने बाइजेक्टिव मैप मिलेंगे या कितनी परमुटेशन मिलेंगी। तो आपने सिंपली कहना है 3 फैक्टोरियल मतलब 6। ठीक है, बाइजेक्टिव मैप बोल दें या परमुटेशन बोल दें, एक ही बात है। अब देखें, इसके अंदर दो एलिमेंट थे तो 2 का फैक्टोरियल 2, मतलब मुझे दो ही पॉसिबल बाइजेक्टिव मैप मिल सकते थे। एक को मैंने P1 बोल दिया, एक को मैंने P2 बोल दिया। इन दोनों बाइजेक्टिव मैप को मैंने सेट में लिखा P1 और P2। इस तरह भी लिख सकता हूँ, या मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, इसके सेट को इस तरह भी लिख सकता हूँ। मतलब 1 1 पे मैप कर रहा था, 2 2 पे, तो ये आइडेंटिटी मैप है। 1 1 पे मैप कर रहा था और 2 2 पे मैप कर रहा था। और दूसरा मेरे पास क्या था, 1 2 पे मैप कर रहा था और 2 1 पे मैप कर रहा था। अच्छा, अब ये जो बाइजेक्टिव मैप का सेट है, ये भी एक ग्रुप बनाता है। ये बाइजेक्टिव मैप का जो सेट है ये बनाता है ग्रुप अंडर कंपोजिशन। तो कहता है सेट ऑफ ऑल परमुटेशन या सेट ऑफ ऑल बाइजेक्टिव मैप ऑन अ सेट एस फॉर्म अ ग्रुप अंडर कंपोजिशन। उस ग्रुप को फिर क्या बोलते हैं, उसको परमुटेशन ग्रुप बोलते हैं, बाइजेक्टिव मैप ग्रुप बोलते हैं, या हम सिमेट्रिक ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, एक सेट एस के ऊपर बाइजेक्टिव मैपिंग लेनी है। उन तमाम बाइजेक्टिव मैपिंग का जो सेट है वो एक ग्रुप बनाता है अंडर कंपोजिशन। उस ग्रुप को बोलते हैं परमुटेशन ग्रुप या बाइजेक्टिव मैप ग्रुप या सिमेट्रिक ग्रुप। अगर इसके अंदर n एलिमेंट हैं, एस के अंदर, इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है, इसकी कार्डिनैलिटी अगर n है तो कितने बाइजेक्टिव मैप मिलेंगे,
n फैक्टोरियल, तो इन तमाम n फैक्टोरियल बाइजेक्टिव मैप का ग्रुप क्या बनाएगा, सिमेट्रिक ग्रुप बनाएगा या परमुटेशन ग्रुप बनाएगा। और ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं वो उसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो इसके अंदर कितने बाइजेक्टिव मैप होंगे, n फैक्टोरियल। तो मतलब ये जो आपके पास परमुटेशन ग्रुप है इसको मैं Sn से डिनोट करूंगा और इसका जो ऑर्डर होगा हमारे पास वो ऑर्डर इसका n फैक्टोरियल होगा। ठीक है, अगर मैं n की जगह 3 लेता हूँ तो फिर इसको मैं S3 से करूँगा, जैसे इधर S2 से मैंने किया, क्योंकि मैंने इधर कितने एलिमेंट लिए थे, 2, तो 2 फैक्टोरियल इसका क्या है, ऑर्डर है। इसके बाद हम देखते हैं कि साइक्लिक परमुटेशन हमारे पास क्या होती है, मतलब साइक्लिक बाइजेक्टिव मैप हमारे पास क्या होता है। तो ऐसी परमुटेशन जिसमें पहला एलिमेंट आगे वाले एलिमेंट से मैप करे, मतलब A1 मैप करे A2 से, A2 मैप करे A3 से, A3 मैप करे A4 से, A4 करे 5 से, इसी तरह चलते चलते आखिरी एलिमेंट पहले एलिमेंट से मैप करे, एक लूप बना दे, एक साइकिल बना दे। तो ऐसी परमुटेशन को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक परमुटेशन बोलते हैं। ऐसी परमुटेशन को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक परमुटेशन बोलते हैं। और ये जो मैंने n एलिमेंट लिए, मेरे पास सेट S था जिसके अंदर मेरे पास कितने एलिमेंट थे, n एलिमेंट थे। ठीक है, और अगर इसको आप मैप के तौर पर देखना चाहें तो ये इस तरह के मैप बनते हैं, मतलब ये आपके पास 2 मैप हैं, ये आपके पास क्या थे, एलिमेंट थे। ठीक है, ये आपके पास पहला एलिमेंट दूसरे से मिल रहा है, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से, और पहला इससे मिल रहा है। इस तरह के आप बाइजेक्टिव मैप को क्या बोलते हैं, साइक्लिक परमुटेशन बोलते हैं। ये एक साइकिल बनाता है आपके पास, ये देखें। ठीक है, ये आपके पास थी साइक्लिक परमुटेशन। और इसका लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ n है। मतलब अगर आपके पास एक साइक्लिक परमुटेशन है ये वाली, इसको आप सिंपली इस तरह भी लिख सकते थे, p इज इक्वल टू A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN। तो ये इसको डिनोट करने का दूसरा भी तरीका। इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं, मतलब ये लिखना ज़रूरी नहीं है। अब ये साफ मतलब है कि A1 A2 से मैप कर रहा है, ये इससे मैप कर रहा है, ये इससे, और चलता चलता A1 दोबारा इससे मैप कर रहा है। और ये साइकिल कितना है, ये साइकिल की लेंथ n है क्योंकि इसके अंदर n एलिमेंट थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर साइकिल की लेंथ 2 हो तो फिर उसको क्या बोलते हैं। साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। अगर आपसे पूछे ट्रांसपोजिशन क्या है तो आपने कहना है साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन, और इसकी कोई सी भी आपने मिसाल दे देनी है। आपने क्या देना, ये एक साइकिल है, ये एक साइकिल है। ठीक है, अब एक बात याद रखनी है कि साइक्लिक परमुटेशन कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। अगर आपके पास एक साइक्लिक परमुटेशन है तो आप उसको ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में लिख सकते हो। देखें, ये एक आपके पास साइक्लिक परमुटेशन थी, 1 2 पे मैप कर रहा है, 2 3 पे, और 3 1 पे। तो मैं क्या करूँगा, जब इसको ट्रांसपोजिशन में तोड़ूंगा तो मैं इसको इस तरह लिखूंगा, 1 2 से और 1 3 से, और जब इनका प्रोडक्ट लेंगे तो ये अगेन आपको 1 2 3 का साइकिल ही देगा। एक बात याद रखनी है, अगर साइकिल की लेंथ ऑड है ना आपके पास, जितनी भी, अगर साइकिल की लेंथ n है तो ये आपको n-1 ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट देगा। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि आपके पास एक साइकिल है लेंथ 6 का, तो बताएं कितनी ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में वो टूटेगा, तो 6 में से एक कितना, 5, तो 5 प्रोडक्ट में आपके पास टूटेगा। जैसे ये 3 है तो आपके पास 2 ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में ये लिखा जाएगा। इस बात को लाजमी याद रखना है। उसके बाद है हमारे पास इवन परमुटेशन। इवन परमुटेशन क्या होती है, कहता है ऐसी परमुटेशन जिसमें इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन हो उसको इवन परमुटेशन कहते हैं। ठीक है, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर आपके पास एक साइकिल है और उस साइकिल की जो लेंथ है वो कितनी है, ऑड है, तो फिर परमुटेशन क्या कहलाएगी, इवन परमुटेशन कहलाएगी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक साइकिल है उसकी लेंथ ऑड है, तो बताएं परमुटेशन कौन सी है, तो आपने कहना इवन परमुटेशन है। और अगर आपके पास एक साइकिल है और उसकी जो लेंथ है वो इवन है तो फिर परमुटेशन क्या होगी, परमुटेशन आपके पास ऑड परमुटेशन होगी। ठीक है, ये आपने सिंपली मिसालें बता देनी है। देखें, अब ये परमुटेशन थी, इसमें 1 और 2 ट्रांसपोजिशन थी, तो ऐसी परमुटेशन को क्या बोलेंगे, इवन परमुटेशन बोलेंगे। और ऐसी परमुटेशन जिसमें ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन हो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ऑड परमुटेशन। उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम ऑड परमुटेशन बोलेंगे। अब देखें, ये साइकिल है, इसकी लेंथ इवन है। अगर साइकिल है उसकी लेंथ इवन है तो परमुटेशन क्या होगी, ऑड होगी। क्यों, देखें 1 2 और 3, 3 आपके पास क्या बने, इसके अंदर ट्रांसपोजिशन बने, तो ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन थी इसके अंदर। एक बात याद रखनी है कि किसी भी ट्रांसपोजिशन के अंदर नंबर ऑफ इवन परमुटेशन और नंबर ऑफ ऑड परमुटेशन बराबर होती हैं। नंबर ऑफ इवन परमुटेशन और नंबर ऑफ ऑड परमुटेशन क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, और जो नंबर ऑफ इवन परमुटेशन है इन तमाम को अगर हम इकट्ठा करके एक सेट के अंदर लिखें, इवन परमुटेशन का अगर एक सेट बनाए तो वो ग्रुप बनाता है अंडर कंपोजिशन, और उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। सो सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन ऑन अ सेट फॉर्म अ ग्रुप अंडर कंपोजिशन, दिस ग्रुप इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ इवन परमुटेशन। ठीक है, इसको हम ए एन से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, ए एन से डिनोट करते हैं। और
ए एन से इसलिए कि जो आपने सेट एस लिया उसके अंदर एन एलिमेंट थे, ठीक है। और इसका जो ऑर्डर आपके पास होता है वो एन फैक्टोरियल बाय 2 होता है। एन फैक्टोरियल बाय 2 क्यों होता है अगर कोई आपसे पूछे, तो आपने कहना है कि जो एस एन थी इसका फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल था ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना था एन फैक्टोरियल, और इसमें से हाफ इवन थी। हाफ इवन थी तो मतलब इसको 2 पे डिवाइड कर दिया, तो जो हाफ इवन बनी इसलिए इसको 2 पे डिवाइड किया, और आपके पास वो जो इवन बनी उसका सेट अल्टरनेटिंग ग्रुप बनाता है। तो सिंपली आपसे कोई पूछे कि n बाई 2 फैक्टोरियल क्यों है, तो आपने कहना चूँकि एस एन का जो आपके पास ऑर्डर था वो n फैक्टोरियल था और उसमें से हाफ इवन होती हैं, और उन हाफ इवन का ग्रुप अल्टरनेटिंग ग्रुप बनाता है, तो इसलिए हमने इस n फैक्टोरियल को 2 पे डिवाइड किया जो कि ऑर्डर है अल्टरनेटिंग ग्रुप का। अब हम देखेंगे कि अगर आपके पास एक परमुटेशन दी है, एक साइकिल दिया है, तो उसका इन्वर्स किस तरह लेना है इन अ शॉर्ट मेथड। ले जी, आपके पास ये एक साइकिल पी दिया था, इस साइकिल को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ ना, 1 2 पे, 2 3 पे, 3 4 पे और 4 अगेन 1 पे मैप कर रहा है। तो कहता है पी इन्वर्स मालूम करो, तो आपने विद इन सेकंड इसको मालूम कर लेना है। कैसे? आपने सिंपली 1 को वैसे का वैसे लिखा रहने देना है, और इधर से आपने रिवर्स शुरू कर देना है। पहले आपने 4 लिखना है, फिर आपने 3 लिखना है, फिर आपने 2 लिखना है, और फिर आपने ये वैसे का वैसे 1 वैसे का वैसे लिखा रहने देना है। इसको रिवर्स शुरू कर देना है, पहले 4 लिख देना है, फिर 3 लिख देना है, और फिर आपने क्या लिख देना है, 2 लिख देना है। ये आपके पास क्या था, परमुटेशन को जो साइकिल है उसका इन्वर्स मालूम करने का ये एक आसान तरीका था आपके पास। आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि आपके पास 2 परमुटेशन है, एक परमुटेशन P है और एक परमुटेशन Q है, तो क्या इनका जो प्रोडक्ट है वो कम्यूट करेगा, तो आपने कहना इनका प्रोडक्ट कभी भी कम्यूट नहीं करेगा। और अगर कोई आपसे पूछ ले कि आपके पास 2 डिसजॉइंट साइकिल हैं, 2 डिसजॉइंट साइकिल हैं, तो कब कम्यूट करेंगे, तो आपने कहना है यस दे विल बी कम्यूट। अगर पी और क्यू 2 डिसजॉइंट साइकिल हैं तो वो दोनों आपस में क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास एक साइकिल पी था, एक साइकिल क्यू था, इनका आपने प्रोडक्ट लेना है। ये वही बात है कि पी क्यू और क्यू पी आपके पास क्या करेंगे, वो दोनों के दोनों कम्यूट करेंगे। तो देखते हैं, पी साइकिल ये था 1 2 पे मैप कर रहा है, 2 1 पे मैप कर रहा है, तो 3 4 हमने वैसे का वैसे लिख दिया, यानी 3 3 पे मैप कर रहा है और 4 4 पे मैप कर रहा है, क्योंकि हमने जो सेट लिया था ना वो S4 लिया था, मतलब 1 2 3 4, इसके अंदर 4 एलिमेंट थे। जो सेट एस था इसके अंदर कितने एलिमेंट थे, 4 एलिमेंट थे आपके पास। तो इसी तरह 3 4 पे मैप कर रहा है, 4 3 पे, 1 1 पे और 2 2 पे मैप कर रहा है। ये पी और क्यू लिख लिया, इन दोनों का हमने क्या ले लिया, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपको लेना आता है कि सिंपली 1 2 3 4 लिख लिया, 1 2 पे मैप कर रहा है तो 2 2 पे मैप कर रहा है, 2 1 पे मैप कर रहा है तो 1 1 पे मैप कर रहा है, 3 3 पे मैप कर रहा है तो 3 4 पे, 4 4 पे मैप कर रहा है, इधर 4 3 पे मैप कर रहा है। आपने क्या ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया। इसी तरह आपने क्यू पी को रख के उनका प्रोडक्ट ले लिया, और हम देख सकते हैं कि दोनों प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ये मैं सॉल्व नहीं दूसरे वाला कर रहा, क्योंकि ये आपको आता है और हम क्विक रिव्यू कर रहे हैं, तो ये बात आपको ट्रिवियली आती है। ये थे हमारे पास परमुटेशन से रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक। अब हम देखेंगे कि हमारे पास डाइहेड्रल ग्रुप क्या होते हैं। डाइहेड्रल ग्रुप पर जाने से पहले सबसे पहले देखेंगे कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होती है। अ रेगुलर पॉलीगॉन इज अ पॉलीगॉन विच इज़ इक्विलेटरल एंड इक्वी एंगुलर। ऐसी पॉलीगॉन आपके पास इस तरह की पॉलीगॉन वो होती है ऐसी क्लोज शेप जो 3 या 3 से ज़्यादा साइड पर मुश्तमिल हो, ठीक है। जैसे ट्राइंगल हो गई आपके पास, स्क्वायर हो गया, ठीक है, आपके पास पैरालेलोग्राम, ये तमाम की तमाम आपके पास पॉलीगॉन है, ठीक है। लेकिन इनमें से इक्विलेटरल इक्वी एंगुलर कौन सी होंगी? कहता है इक्विलेटरल वो जिनकी तमाम साइडें भी बराबर हों और तमाम एंगल भी बराबर हों, उन पॉलीगॉन को आप क्या बोलते हैं, उस पॉलीगॉन को आप रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हो। और डाइहेड्रल ग्रुप में हम हमेशा रेगुलर पॉलीगॉन की बात करते हैं। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन कर ले कि बताएं डाइहेड्रल ग्रुप के अंदर क्या हम रेक्टेंगल पैरालेलोग्राम को लेकर क्या हम डाइहेड्रल ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं, तो हम कहेंगे बताएं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आपके लिए क्वेश्चन है, देखना है कि ये आपने यही शर्त रखनी है कि ये इक्विलेटरल और इक्वी एंगुलर हो, ठीक है। अगर ये इक्विलेटरल और इक्वी एंगुलर नहीं है तो फिर नहीं कर सकते, अगर है तो फिर ये कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है डाइहेड्रल ग्रुप। डाइहेड्रल ग्रुप होता क्या है हमारे पास? हम कहते हैं कि अ डाइहेड्रल ग्रुप A dihedral group is a group of symmetries of regular polygon which include rotation and reflection. ये group of symmetries है, रेगुलर पॉलीगॉन की सिमिट्रीज़ का ग्रुप है, और वो सिमिट्रीज़ क्या इंक्लूड करती हैं, वो रोटेशन को और रिफ्लेक्शन को आपके पास इंक्लूड करती हैं। सिमिट्री हम जानते हैं, जैसे हम पढ़ते थे एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, जैसे पैराबोला है आपके पास, ठीक है, इसकी सिमिट्री पढ़ते थे, ये आपके पास वाई एक्सिस के अबाउट इसकी सिमिट्री है, ठीक है, सिमिट्री को हम जानते हैं। लेकिन यहाँ हमने इन सिमिट्रीज़ को नहीं देखना, हमने उन सिमिट्रीज़ के अंदर रोटेशन देखनी है और क्या देखनी है, रिफ्लेक्शंस देखनी है पॉलीगॉन की, रेगुलर पॉलीगॉन की। तो उन सिमिट्रीज़ का जो ग्रुप है वो आपके पास क्या बनाएगा, डाइहेड्रल ग्रुप बनाएगा।
इस डाईहाइड्रल ग्रुप को DN से हम डिनोट करते हैं जी। और इसका जो ऑर्डर होता है वो कितना होता है, 2n होता है। मतलब इधर जो n है वो उसको आपने उसका डबल करना है, मतलब 2n2 का मल्टीपल लेना है। इसका ऑर्डर कितना है, 2n होता है। अच्छा, हमने कहा कि हम इस डाईहाइड्रल ग्रुप के अंदर रोटेशन को और रिफ्लेक्शन को डिस्कस करते हैं। तो हमने जो रोटेशन मालूम करनी है कि उसको कितने कितने एंगल से रोटेट करवाना है, वो रोटेशन हमने इस तरह निकालनी है कि 360 डिग्री को हमने क्या करना है, n पे डिवाइड कर देना है, जितना भी n आपने लेना है। मतलब अगर आप D2 ले रहे हो तो आपने इसको 2 से डिवाइड कर देना है, और आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 180, तो मतलब जो भी शेप आप लेंगे, मतलब रेक्टेंगल लेंगे तो उसको 180 डिग्री पे आप रोटेट करवाएंगे। और रिफ्लेक्शन हमारे पास टोटल n ही होती हैं, जितना हम n लेते हैं उतनी हमारे पास इसके अंदर टोटल रिफ्लेक्शन होती हैं। अब हम देखेंगे D1 D2 D3 D4 और D5 के अंदर ये किस तरह डाईहेड्रल ग्रुप बनाते हैं। तो जो D1 है ना, तो ये आपके पास एक अलाइन सेगमेंट होता है जी, ये आपके पास बनाता है। और 1 है, चूंकि हमने n इज इक्वल टू 1 लिया है तो ऑर्डर तो 2n की जगह हमने क्या 1 पुट किया, तो इसका ऑर्डर तो 2 हो गया। अब इसके अंदर सिमिट्री कितनी होगी, रिफ्लेक्शन कितनी होगी, तो n इज इक्वल टू 1 है तो एक ही रिफ्लेक्शन होगी, और n इज इक्वल टू 1 है तो 360 डिग्री पे इसको रोटेट करवाना है। तो इसका ग्रुप हम इस तरह डिनोट करते हैं जी, ये D1 से डिनोट होता है। देखें 360 डिग्री से रोटेट जब इसको करवाऊंगा तो ये दोबारा B इधर का इधर ही आ जाएगा, मतलब एक जब रोटेशन करवाऊंगा तो दोबारा आपको वही मिल जाएगा, मतलब आइडेंटिटी मिल जाएगी, ठीक है। और 1 रिफ्लेक्शन आपके पास 1 थी, तो ये रिफ्लेक्ट इस लाइन के अकॉर्डिंग ऐसे होगा ना, B इधर चला जाएगा, A इधर आ चला जाएगा, ठीक है। और जब उसकी दोबारा रिफ्लेक्शन लूंगा तो सेम आपको ये लाइन मिल जाएगी। तो एक ही आपके पास इसकी क्या मिलती है, रिफ्लेक्शन मिलती है, जिसको S से डिनोट करते हैं। रोटेशंस को हमने R से डिनोट करना है और रिफ्लेक्शन को S से डिनोट करना है। तो ये इसका ऑर्डर 2 है आपके पास, इस तरह के इसके अंदर एलिमेंट होती हैं। अब हम अगर आपसे पूछे कि D2 ये हम किसकी सिमिट्रीज लेते हैं, ठीक है, इसमें किसकी रोटेशन और रिफ्लेक्शन लेते हैं, तो हमने एक रेगुलर पॉलीगॉन, मतलब हमने रेक्टेंगल की सिमिट्रीज ली हैं, ठीक है। तो 2n है, 2 2 ज़ा 4, इसका ऑर्डर तो 4 हो गया हमारे पास। इसके अंदर अब देखें कितनी रिफ्लेक्शन है, 2 रिफ्लेक्शन है, और रोटेशन कितनी होगी, जब इसको 2 पे डिवाइड किया तो 180, तो 180 डिग्री पे इसकी क्या होगी, इसकी क्या होगी, रोटेशन होगी। तो जब 180 डिग्री पे हम पहले इसकी रोटेशन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा आर, और जब दोबारा उसकी हम 180 डिग्री पे रोटेशन करेंगे तो दोबारा आपको यही रेक्टेंगल मिलेगी, तो वो आपके पास आइडेंटिटी आ जाएगी। उसके बाद इसकी रिफ्लेक्शन आपके पास 2 हैं, एक ये रिफ्लेक्शन इसको ऊपर इसको नीचे कर मतलब ये वाला ऊपर और ये वाला हिस्सा नीचे, इस तरह हॉरिजॉन्टल आपके पास क्या हो सकती है, रिफ्लेक्ट हो सकती है, तो इसको हमने एस से ठीक है कर दिया। और दूसरी आपके पास क्या हो सकती है, ये वर्टिकली आपके पास हो सकती है रिफ्लेक्ट, और जब वर्टिकली रिफ्लेक्ट हम करेंगे तो हमारे पास कोऑर्डिनेट उसको हम आर एस से डिनोट करेंगे, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, आर एस से डिनोट करेंगे। उसके बाद है हमारे पास D3 हमारे पास, ये हमारे पास जी D3, इसके अंदर 6 एलिमेंट होते हैं हमारे पास, मतलब इसका ऑर्डर 6 होता है। और ये भी हम क्या करते हैं, इसको कितने एंगल से रोटेट करवाना है, इसको 120 के एंगल से रोटेट करवाना है। 360 है ना, तो इसको 3 पे डिवाइड कर दिया, तो ये 120 डिग्री के एंगल से इसको रोटेट करवाएंगे। अच्छा, जब 120 से रोटेट करवाएंगे तो मतलब 3 टाइम रोटेट करवाएंगे तो फिर दोबारा अपनी असली हालत में वापस आएगी, मतलब एक दफ़ा आर एक दफ़ा आर स्क्वायर, जब 3 टाइम पे रोटेट करवाया तो दोबारा आपको वही मिलेगी, मतलब आइडेंटिटी। और इसके अंदर एक रिफ्लेक्शन एस है, मतलब इसको फिक्स करके इन दोनों को फ्लिप किया, मतलब ऐसे इसको फिक्स कर लिया हमने, ठीक है, इसको फिक्स कर लिया, और ये वाली साइड इधर और ये वाली साइड इधर आपके पास आ जाएगी। ये हम आगे अभी एक एग्जांपल में देखेंगे भी। तो आपको वो रिफ्लेक्शन एस मिली, और बाकी जो आपके पास 3 रिफ्लेक्शन थी वो एक थी आर एस और एक थी आर स्क्वायर एस, 1 2 3 4 5 6, तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, 6। D4 में हम स्क्वायर की लेते हैं, ठीक है, D4 में हम स्क्वायर लेते हैं और इसके अंदर 8 एलिमेंट होते हैं, 1 2 और 360 डिग्री बाय 4 करें तो ये कितना आता है, 90 डिग्री। तो इसको 4 दफ़ा रोटेट करवाएंगे हम, तो 1 2 3 और चौथी दफ़ा करवाएंगे तो दोबारा स्क्वायर मिल जाएगा, एक रिफ्लेक्शन एस हो जाएगी, और बाकी 3 आर एस आर स्क्वायर एस और आर क्यूब एस, ये वाली हम लेते हैं। मतलब जितनी आपने रोटेशन लिखनी है ना, उसके बाद आपने रिफ्लेक्शन लिखती है, और तीनों रोटेशन के साथ रिफ्लेक्शन का आपने प्रोडक्ट लिखना है, और ये आर पहले लिखना है, एस बाद में लिखना है। क्यों लिखना है ये भी हम बात भी बताते हैं। इसी तरह पेंटागोन की जब आपने लेनी है तो वो D5 आपको देगा। रेगुलर पेंटागोन जब आपने लेनी है तो D5 है, इसके अंदर एलिमेंट वही कि 5 के बाद आपके पास सिंपली ये रोटेट आएगी, तो 1 2 3 4 और 5वीं के बाद आपको ये मिल जाएगी। एक रिफ्लेक्शन ले ली, और इन तमाम का रिफ्लेक्शन के साथ क्या ले लिया,
प्रोडक्ट ले लिया, आर क्यूब का ले लिया और आर फोर का ले लिया, ये आपने प्रोडक्ट, तो 10 एलिमेंट बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 एलिमेंट, इसका ऑर्डर कितना है 10 है, तो इसको आपने याद रखना है। इसके बाद हम इसका जनरल ग्रुप देखते हैं कि हमने डी एन को लिखना किस तरह है एक जनरल वे में। तो डी एन को जनरल वे में हम इस तरह लिखते हैं, अगर एन एलिमेंट है ना तो फिर हम क्या लिखेंगे, आर आर स्क्वेयर आर क्यूब आर थ्री, इस तरह चलते चलते आर एन माइनस वन, और फिर एन पे ऊपर वो आपको क्या दे देगा, वो आपको आइडेंटिटी दे देगा, ऐसे लिखेंगे। और इन तमाम का ऐसे के साथ देखिए हमने क्या ले लिया, प्रोडक्ट। आर एन पे ऊपर आपको क्या मिल रही है, आइडेंटिटी मिल रही है। रिफ्लेक्शन का ऑर्डर हमेशा ही 2 होता है, रिफ्लेक्शन का ऑर्डर हमेशा 2 होता है। आप देख भी सकते हैं कि ये मेरे पास एक, इसको मैं फिक्स करके, मतलब ये मेरे पास 1 2 3 थी, देखें मैंने 1 को फिक्स रखा, इन दोनों को रिफ्लेक्ट करवा दिया, 3 इधर आ गया, इधर आ गया। अब इसको जब दोबारा रिफ्लेक्ट करवाऊंगा 1 को फिक्स रखे तो 2 इधर आ गया, 3, तो देखें मुझे वही मिल गई। तो रिफ्लेक्शन का ऑर्डर हमेशा आपके पास 2 ही होता है, सही है। और उसके बाद एस आर इज इक्वल टू, मतलब ये मैंने कहा था ना कि प्रोडक्ट एस आर एस लिखना है। और अगर हमारे पास हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसके पास अगर हमारे पास ये आ जाए एस आर, तो ये इसके बराबर हमेशा हमने लिखना है आर एन माइनस वन इंटू एस। अगर ऑर्डर एन है ना तो आर के ऊपर आपने एन माइनस वन कर देना। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपको बोलता है कि आप ट्राई ले लें, लो जी ट्राई एंगल D3 ग्रुप है ना इसके अंदर, और D3 के अंदर एस आर आ जाएगा, तो ये किसके बराबर होगा, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, आर एन माइनस वन है, 3 माइनस 1 2, तो मैं एस इज इक्वल टू आर स्क्वेयर एस लिखूँगा, ये इसके बराबर होगा। जो एस आर है ये आर एस के बराबर नहीं होता। क्यों नहीं होता, हम अभी देखते हैं जी क्यों नहीं होता। मैं अभी क्या लेता हूँ, एक एग्जांपल लेने लगा हूँ ट्राई एंगल की ही, मैं शेप से ही समझा देता हूँ, एलिमेंट से देर लग जाएगी। ये मेरे पास है 1 2 3, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसकी एक रिफ्लेक्शन ले लेता हूँ आर, ठीक है। पहले मैंने इस पर आर अप्लाई किया, ठीक है। अब आर अप्लाई करेंगे तो ये 1 इधर आ गया, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो 1 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, ये आर ले लिया। आर के बाद मैंने एस ले लिया, ठीक है। ये मैं आर एस कर रहा हूँ, पहले आर लिया फिर एस लिया। तो एस एस मैंने क्या करना है, अब मैंने यही रखा है कि मैंने ऊपर वाले इसको फिक्स रखना है, ठीक है। इसको मैंने क्या रखना है, फिक्स रखा है, इसको भी फिक्स रखना है, इसको फिक्स रखना है। 3 ऐसे रह गया, 2 इधर चला गया, 1 इधर आ गया, लो जी ये आर एस आ गया आपके पास। अब देखते हैं एस आर क्या आता है आपके पास, एस आर, ठीक है। ये मेरे पास क्या था, 1 2 3, मैंने पहले ऐसे ले लिया, ऊपर वाला ही फिक्स रखना था ना हमने, वर्टिस ये वाला फिक्स रखा, 3 इधर आ गया, 2 इधर आ गया। अब मैं क्या लेता हूँ, इसका आर ले लेता हूँ, आर आर एंटी क्लॉकवाइज था, तो 1 इधर आ गया, 3 इधर आ गया और 2 इधर आ गया। देखिए दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर नहीं है। लेकिन अभी मैंने क्या बात की थी कि अगर एस आर आर एस इस D3 के अंदर बराबर नहीं है, लेकिन ये दोनों बराबर होंगे, तो अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। एस आर था ना तो ये आर स्क्वायर एस के बराबर होगा। ये आर लिया था ना, आर लिया था तो आपके पास ये आया था, इसका फिर आर लो, इसका फिर आर लो और दोबारा एस लो, इसका फिर आर लूँगा तो 3 इधर आ जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा ना आपके पास, आर लिया तो 3 आपके पास इधर आ गया, 1 इधर आ गया, 2 आर आ गया, मतलब इसका आपने सिंपली दोबारा आर लिया है तो ये आ जाएगा। अब इसका ऐसे ले लें जी, इसका जब आप ऐसे लेंगे तो ऊपर वाला ही फिक्स रखना था और ये दोनों रिफ्लेक्ट हो जाने थे, 1 इधर आ गया, 3, तो देखिए बराबर हो गए ना दोनों। तो ये मतलब आपके पास एस आर जो है ये आर स्क्वायर एस के बराबर आएगा। एस आर और आर एस आपके पास बराबर नहीं आएंगे, इसको आपने अब याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास होमोमॉर्फिज्म क्या होती है, ठीक है। व्हाट इज़ होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म हमारे पास क्या है। अगर आपके पास दो ग्रुप हैं जी और जी प्राइम, जी का जो आपके पास ऑर्डर है या जिस ऑपरेशन के ऊपर आपने किया वो ये एक डॉट था और ये आपके पास कोई स्टैटिक ऑपरेशन था, मतलब अलग अलग ऑपरेशन पे हैं, सेम भी हो सकते हैं अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आपने एक फाई लिया और फाई को इस तरह डिफाइन किया कि फाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए स्टैटिक फाई ऑफ बी, मतलब जो एलिमेंट आपने जी के अंदर से लेने हैं वो उसी ऑपरेशन के तहत लेने हैं, ठीक है। और जो आपको आउटपुट मिलेगी, ठीक है, वो आपके पास जो इसके अंदर एलिमेंट मिलेंगे वो एलिमेंट आपके पास उसके ऑपरेशन के तहत होंगे। देखिए इसके ऑपरेशन डॉट था तो डॉट के तहत मैंने एक लिया और जो मुझे आउटपुट मिलेगी वो मुझे इस तरह की मिलेगी, और वो जो फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी मिलेगा उनके दरमियान जो रिलेशन हमारे पास होगा ना वो इसके 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 ऑपरेशन के तहत होगा। मिसाल लेता हूँ, मैंने क्या लिया, आर से आर डॉट के ऊपर ले लिया। आर हम जानते हैं अंडर एडिशन है हमारे पास ग्रुप है, और आर डॉट मतलब आर के अंदर से हमने 0 को एक्सक्लूड कर दिया और ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। ये मैंने फाई इस तरह डिफाइन किया, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, मतलब मैं कोई भी इधर से एक्स लेता हूँ तो वो इसके अंदर 2x से मैप करेगा, सही है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, आर के अंदर से 2 एलिमेंट ले लिए एक्स और वाई, आर के अंदर से 2 एलिमेंट लिए एक्स और वाई, चूंकि इसके अंदर ऑपरेशन
प्लस का था तो इसके लिए ये वाले x प्लस वाई ले लिया, तो फाई ऑफ एक्स प्लस वाई मेरे पास क्या आएगा, फाई ऑफ एक्स प्लस वाई, क्योंकि हमने खुद ही कहा था ना x है तो 2 के ऊपर x है, अगर x प्लस वाई है तो 2 के ऊपर x प्लस वाई है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y, पावरों को अलग अलग कर दिया, बेस सेम हो जाएंगे और पावरें दोबारा वही हो जाएंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें ये तो दरमियान में डॉट आ गया, सही है। इसको मैं लिख सकता हूँ फाई ऑफ एक्स, क्योंकि 2 की पावर x फाई ऑफ एक्स के बराबर था, अगर इधर y कर दूँ तो इधर भी y कर दूंगा, तो इसको लिख दूंगा फाई ऑफ y, और दरमियान में डॉट वैसे का वैसे। तो अब देखेंगे होमोमॉर्फिज्म है, आपने जो पहला इसका ऑपरेशन था वो y था, मतलब फाई ऑफ एक्स प्लस वाई, और जो फाई ऑफ एक्स फाई ऑफ वाई और दरमियान में कितना आया डॉट, और ये दूसरा ग्रुप आपके पास अंडर मल्टीप्लिकेशन ही था, तो ये आपके पास होमोमॉर्फिज्म की एक एग्जांपल है। अगर होमोमॉर्फिज्म आपके पास ऑन टू हो तो उसको एपीमॉर्फिज्म बोलते हैं, होमोमॉर्फिज्म भी हो और ऑन टू भी हो तो उसको एपीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ये आप इसकी मिसाल दे दीजिएगा कि z से हमने +-1 पे लेनी है और डिफाइन इस तरह किया है कि z अगर आपने इवन नंबर लिया तो वो 1 पे मैप करेगा, अगर ऑड नंबर लिया तो वो -1 पे मैप करेगा, तो ये आपके पास एक एपीमॉर्फिज्म है, ठीक है। ये आपके पास इसका आप सिंपली से बना भी सकते हैं। उसके बाद है मोनोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म कहता है ऐसी होमोमॉर्फिज्म जो इंजेक्टिव हो उसको मोनोमॉर्फिज्म बोलते हैं, और इसकी आपने यही मिसाल दे देनी है। ये आपके पास क्या है, एक मोनोमॉर्फिज्म की ही मिसाल है, ठीक है। आर से आर डॉट के ऊपर ये एक मोनोमॉर्फिज्म की मिसाल है। एक और मोनोमॉर्फिज्म की मिसाल भी देख लेंगे, उससे पहले देखते हैं आइसोमॉर्फिज्म क्या है। कहता एक सी होमोमॉर्फिज्म जो बाइजेक्टिव हो, मतलब 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं, आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। मैंने आर से आर के ऊपर एक ले लिया, आर पॉजिटिव से, मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर और सेट ऑफ रियल नंबर, ये आपके पास अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है और ये अंडर एडिशन ग्रुप है, ठीक है। ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है और ये अंडर एडिशन, और हमने क्या ले लिया, इसके ऊपर ये फाइल ले लिया, और हम कहते हैं कि ये जो होमोमॉर्फिज्म है ना ये बाइजेक्टिव भी है। अगर बाइजेक्टिव भी है तो ये 1-1 भी होनी चाहिए, ऑन टू भी, सही। और ये डिफाइन हमने इस तरह की कि फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है। अगर ये इंजेक्टिव है तो हम जानते हैं इंजेक्टिव हम इसी तरह प्रूव करते हैं कि अगर दो मैप आपके पास, दो आउटपुट बराबर हैं तो उनकी इनपुट भी बराबर होनी चाहिए। तो ये बराबर है, ये भी ln x के बराबर था, ये ln y के बराबर, एंटी लॉग दोनों तरफ लिया तो x इज इक्वल टू वाई आ गया, तो इसका मतलब ये इंजेक्टिव है। अगर ये अब आपके पास ऑन टू प्रूव करना है, ठीक है। ऑन टू प्रूव किस तरह करेंगे, ऑन टू प्रूव करने के लिए ना एक बात याद रखनी है। देखें अगर आपके पास ये एक फाई मैप है x से y के ऊपर, सही है, फाई मैप है x से y के ऊपर, तो ऑन टू तभी होता है ना जब फाई ऑफ x पूरे का पूरा y के बराबर आ जाए, डोमेन और रेंज बराबर आ जाए, ठीक है। डोमेन को डोमेन और रेंज आपके पास क्या आ जाए, मतलब पूरे का पूरा सेट और उसकी रेंज आपके पास बराबर आ जाए, ठीक है। तो इसका यही मतलब है ना कि फॉर y बिलोंग टू y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू x सच डैट फाई ऑफ x इज इक्वल टू y स्मॉल y, ठीक है। फाई ऑफ स्मॉल x इज इक्वल टू स्मॉल, तो ये अगर आपके पास कंडीशन आ जाए तो हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, ऑन टू मैप है। तो अब वही बात हमने इधर की है, ठीक है। यही बात हमने कहा कि फॉर ईच y बिलोंग टू फाई ऑफ x, के इसके अंदर कोई भी अगर आप फाई ऑफ x ले लें जिसको मैंने y से डिनोट किया है, ठीक है। फॉर ईच फाई ऑफ x बिलोंग टू दिस आर देयर एग्जिस्ट स्मॉल x बिलोंग टू दिस सच डैट y इज इक्वल टू ln x, मतलब फाई ऑफ x इज इक्वल टू वाई, और फाई ऑफ एक्स किसके बराबर था, ln x के बराबर था। अच्छा मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ ln x इज इक्वल टू वाई, और मैं क्या करता हूँ इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देता हूँ। इसकी बेस ई थी ना, तो ये आपके पास उसकी ई की पावर बन गई, और ये जो x था ये नीचे आके इधर बेस बन गया, तो ई की पावर y इज इक्वल टू एक्स आ गया, ठीक है। अब यही ई की पावर y इज इक्वल टू एक्स है, मतलब आपके पास इसके अंदर ऐसा x मिल जाता है जो इधर जाकर क्या मैप करता है, ई की पावर वाई के ऊपर, ठीक है। मतलब इसके अंदर एक एलिमेंट इस तरह का मिल जाता है ई की पावर एक्स, इसके अंदर इस तरह का एलिमेंट मिलता है जो इधर जाकर किस पे मैप होता है, ln x से मैप होता है। तो ये आपके पास एक क्या है, ऑन टू होमोमॉर्फी, ऑन टू मैप भी है, ठीक है। 1-1 मैप भी है, ऑन टू मैप भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, आइसोमॉर्फिज्म। अब ये जो x की वैल्यू है ना, ये आप इधर पुट करके चाहे देख लें, ये जो x की वैल्यू है इधर पुट करके देखें, फाई ऑफ x था ना, फाई ऑफ स्मॉल x इज इक्वल टू ln x की वैल्यू क्या आई थी, e की पावर y, तो इसकी नेचुरल e, ये इस e की पावर y पीछे आ गया आपके पास, तो ये बच गया ln e, और ln e 1 होता है, तो देखें फाई ऑफ x इज इक्वल टू वाई, तो ये आपके पास क्या आ गया, एक ऑन टू मैप होगा, और यही आपने शो करना था फाई ऑफ x इज इक्वल टू वाई, तो ये आपके पास एक ऑन टू मैप भी है और 1-1 मैप भी है, तो ये एक आइसोमॉर्फिज्म की आपने मिसाल दे देनी है। अब हमने क्या देखना है, एक एग्जाम्पल देखनी है हमसे जो बार बार पूछी जाती है कि बताएं कि ये दो आपके पास ग्रुप हैं, ये दो आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हमसे पूछा जाता है कि बताएं
D2 और D4 क्या ये आइसोमॉर्फिक हैं? तो हम कहेंगे बिल्कुल हैं। इसका ऑर्डर भी 4 है, इसका याद रखना है कि जो दो ग्रुप हैं वो आइसोमॉर्फिक तभी होंगे जब उनका आपके पास ग्रुप, अगर कोई आपसे ये पूछे कि बताएं D2 और आप उसको वो पूछ ले Q8 ये आइसोमॉर्फिज्म है, तो हम कहेंगे नहीं है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 8 है। तो आइसोमॉर्फिक होने के लिए पहली बात ये लाजमी याद रखनी कि ऑर्डर सेम हो, दोनों का ऑर्डर सेम हो। अगर ये साइक्लिक है तो ये भी साइक्लिक हो, ये अबेलियन है तो ये भी अबेलियन हो। इसके अंदर जितने ऑर्डर के एलिमेंट है, मतलब अगर इसके अंदर दो ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं इसके अंदर, और इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं दो ऑर्डर के आइडेंटिटी के अलावा, ठीक है। इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है जो जिनका ऑर्डर 2 है आइडेंटिटी के अलावा, तो ये आपके पास सेम होने चाहिए, तो ये आइसोमॉर्फिक हैं D3 और ये आपके पास हैं। अब याद रखना ये वाहद आपके पास डाइहेड्रल ग्रुप है जो S3 के क्या है, आइसोमॉर्फिक है। उसके बाद क्या D4 और Q8 आइसोमॉर्फिक हैं? तो हम कहेंगे नहीं है, ऑर्डर तो सेम है, इसका भी 8 है, इसका भी 8 है, लेकिन ये आइसोमॉर्फिक नहीं है। क्यों नहीं है? एलिमेंट का मसला है जी। इधर दो ऑर्डर के इसके अंदर कितने एलिमेंट है और इसके अंदर कितने एलिमेंट है, इनका फ़र्क है। इसके अंदर दो ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं, इसके अंदर दो ऑर्डर के सिर्फ 2 एलिमेंट हैं आपके पास, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर 8 एलिमेंट थे ना टोटल, एक था प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के, इसका ऑर्डर भी 4 है, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है। आइडेंटिटी निकाल के -1 बचा, तो दो ऑर्डर का सिर्फ एक ही एलिमेंट है नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, लेकिन इसके अंदर एक एलिमेंट नहीं है, इसके अंदर ज़्यादा एलिमेंट है। अच्छा, इसके अंदर 4 एलिमेंट होंगे दो ऑर्डर के। अब Q और Z क्या ये आइसोमॉर्फिक हैं? Q यानी सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन और सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन आइसोमॉर्फिक हैं? नहीं है। ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक नहीं है। Q और R क्या ये आपस में आइसोमॉर्फिक हैं? ये भी आइसोमॉर्फिक आपके पास नहीं है, ठीक है। R के अंदर ये आपके पास जब इसका आप मतलब बनाते हैं, मैपिंग बनाते हैं, तो ठीक है, R के अंदर ये अगर R है तो इस R ये Q है सारे का सारा, ठीक है। तो कोई भी रैशनल इरैशनल नंबर ये R आप ले लें, ठीक है, और ये Q ले लें, सही है। अब रैशनल तो रैशनल से सारे मैप कर जाएंगे, लेकिन इसके अंदर आपके पास क्या कोई ना कोई एलिमेंट बच जाएगा, ठीक है। मतलब ये Q है और ये R है, ये R लेने, वरना तो वो मैप ही नहीं होगा। अब R के अंदर जो इधर इरैशनल नंबर थे ना वो सारे के सारे बच जाएंगे, तो ये आपके पास ऑन टू मैप ही नहीं होगा। ऑन टू मैप नहीं होगा तो फिर ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा आपके पास, सही है। उसके बाद है आपके पास क्या R और Z हैं, ये भी आपके पास आइसोमॉर्फिक नहीं है, क्योंकि ये साइक्लिक ग्रुप है, ये साइक्लिक नहीं है। क्या SN और SM यानी सिमेट्री ग्रुप ऑर्डर इसका n फैक्टोरियल है और इसका m फैक्टोरियल है, तो क्या ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं? हम कहेंगे तब होंगे अगर m और n बराबर हों, और अगर m और n बराबर नहीं तो फिर ये आइसोमॉर्फिक भी नहीं। ये आपके पास एक CN ग्रुप है, कोई भी साइक्लिक ग्रुप है उसका ऑर्डर n है, कोई भी साइक्लिक ग्रुप है और उसका ऑर्डर कितना है, n है। और ये आपके पास क्या है, आपने पास nth रूट है, यूनिटी के कितने हैं, nth रूट हैं, तो ये दोनों आपके पास आइसोमॉर्फिक होंगे, इसको याद रखना है। कहता है G आपके पास एक ग्रुप है, कोई भी G आपके पास एक इनफाइनाइट ग्रुप है, G क्या है, इनफाइनाइट ग्रुप है, तो क्या वो Z के आइसोमॉर्फिक होगा? तो हम कहेंगे बिल्कुल होगा, लेकिन वो G साइक्लिक होना चाहिए, G मस्ट बी साइक्लिक ग्रुप, तब वो N के आपके पास क्या होगा, वो साइक्लिक होगा। हम मिसाल देख सकते थे ऊपर के, हमने देखा R है, ये इनफाइनाइट ग्रुप ही है आपके पास अंडर एडिशन, लेकिन ये Z के आपके पास आइसोमॉर्फिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये साइक्लिक नहीं था, ये साइक्लिक है। तो कोई भी इनफाइनाइट ग्रुप Z के तभी आइसोमॉर्फिक होगा अगर वो साइक्लिक होगा। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको किसी बात की समझ ना आए तो आपने ज़रूर पूछना है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।